बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 313 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने नबी में गर्दन हिलाते हुए कहा, इस इनकार में यह तासर यहाँ था कि तुम नहीं सुधरोगी सद्दफ, तुम्हारा इलाज सिर्फ यही है कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए। उसी वक्त अल्लाह दीता हमारे लिए काफ़ी बनाकर ले आया। साथ ही मौसम की मुनासबत से कुछ खुश्क मेवा जात भी थे। मैंने अल्लाह दीता से मुखातिब होते हुए कहा, भाई मैं तो मजीद काफ़ी नहीं पीऊँगा, मेरे लिए ये ड्राई फ्रूट ही काफ़ी है। मैं पहले अच्छी खासी नींद महसूस कर रहा हूँ। मेरे हिस्से का काफ़ी वाला मग तुम ले जाओ और खुद पी लो। अल्लाह दीता जी साहब कहते हुए काफ़ी का मग उठाकर रुखसत हो गया। मैं उसी हालात हादरा की तरफ ले आया। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे सूरत से आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, वैतान तुम मुझे अपने साथ सैयदपुर लेकर जाओ या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनसर है, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ ये रात मुझे इस कोठी में गुजारना चाहिए। 1 से 2 बले और 1 और 11 होते हैं। मैं मानती हूँ मेरा मार्शल आर्ट्स बस MSI ही है, लेकिन अगर आज रात किसी किस्म का कोई बैरूनी अटैक हो जाता है तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद कर सकूंगी। उसकी तजवीज़ में काफ़ी वजन था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट का अमली मुजाहरा माल रोड वाले रेस्टोरेंट में देख चुका हूँ। तुम जैसे एम कह रही हो वो फ़न अच्छों से ज़्यादा अच्छा है। तुम ये रात इस कोठी पर गुजार सकती हो। तुम्हारे मुंह से अपने फ़न की तारीफ सुनकर नहायत अच्छा लग रहा है। वो पुरजोश अंदाज में काफ़ी कसीब लेते हुए बोली, यकीन जानो वैदान, अगर कोई मुझे डॉक्टर कहकर पुकारता तो शायद इतनी खुशी ना होती। मैंने यकीन जान लिया है, मैंने मानी खेज लहजे में कहा। वो जल्दी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? शायद मेरे चेहरे के तासरात ने चुगली खा ली थी, जब भी वो फौरन होशियार हो गई थी। मैंने नहायत ही ठहरे हुए और 2 टोक लहजे में कहा, मुझे 101% यकीन है कि तुम अपने पापा के लाखों रुपए बर्बाद करके छोड़ोगी। अजीला भाई नरमानों का जो खून होगा सो अलग कहानी है। वो शिकायती नजर से मुझे देखने लगी, मुंह से कुछ ना बोली। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तरसते हैं और एक तुम हो के फाइनल में पहुंच जाने के बावजूद भी संजीदा नहीं हो। डॉक्टरी के पेशे को लपेट कर एक तरफ रखने के बाद मुहिम जोई पर निकलने का इरादा रखती हो। इससे बड़ा और मजाक क्या होगा? ये मजाक नहीं है वैदान, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। वो ठहरी हुई नजर से मुझे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मेडिकल मैंने पापा की ख्वाहिश पर लिया था और अपनी जिद पर उसे तरक कर दूंगी। मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। उसके बावजूद भी तुम फाइनल में पहुंच गई हो। मेरे लहजे में काट थी। वो मालूमात अफजा अंदाज में बोली, वैदान शायद तुम नहीं जानते कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट और फाइनल ईयर ही सबसे ज्यादा अहम होते हैं, जिनको क्लियर करने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ते हैं। बहुत पढ़ना पड़ता है वैदान। मैं फर्स्ट ईयर में तो बहुत जोश में थी, इसलिए अभी सेकंड ईयर में पहुंच गई। उसके बाद के साल कदम कदम आगे बढ़ते रहे और अब फाइनल मरहला आ गया है। देखो क्या होता है। तुम्हारे तेवर से तो कुछ होता नजर नहीं आता। मैंने कहा, अल्लाह मालिक है। वो बेपरवाही से बोली, वो तो सबका मालिक है। मैंने भी बेपरवाही से कहा, चाहे कोई साइंस पढ़े या आर्ट्स, मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग या फिर बिजनेस में। उसने थोड़ी देर तक मुझे यकटक देखा, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोली, वैदान सच्ची बात तो यह है कि मैं इस मेडिकल से सख्त बोर हो गई हूँ और जब से तुमसे मुलाकात हुई है मेरी मुहिम जोई के जरासीम कुछ ज्यादा ही फाल हो गए हैं। मैं तुम्हारी तरह एडवेंचर बनना चाहती हूँ, कुछ अर्सा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। फिर उसने दोनों हाथों के एक मखसूस हरकत दी और रश्क अमेज अंदाज में बोली, वैदान क्या सनसनी खेजी है तुम्हारी जिंदगी में। मैं तसव्वुर में अपना सर पकड़कर बैठ के इस क्रेजी लड़की को समझाना नहायत ही मुश्किल था। इसके साथ दिमाग सोजी का कोई फायदा नहीं था। ऐसी कोई कोशिश वक्त की बर्बादी के मुतरादिफ होती। वो अव्वल आखिर समझने या समझने के मूड में नजर नहीं आती थी। उसी लम्हे मेरे तस्वुर में 2 मेहरबान चेहरे जलने बुझने लगे। यह बाद दीगरे फरीद पाशा और मिनास बाकर की कही हुई बातें मुझे याद आने लगी। उन्होंने सदफ के हवाले से कमोबेश मिलते जुलते ख्यालात का इज़हार किया था। यह इज़हार बहुत ही संगीन और खतरनाक था। वो क़यामत कद लड़की मेरी जिंदगी के बखेड़ों का हिस्सा बनने वाली थी। उस रात को अगर टेलीफोन नाइट का टाइटल दिया जाए तो बेजाना होगा। लगभग 12:30 बजे एक मरतबा फिर फोन की घंटी बज उठी। सदफ को मैंने ड्राइंग रूम से मुल्हिक की बेडरूम में आराम की गर्ज से भेज दिया था और खुद भी कमर सीधी करने का इरादा कर ही रहा था कि टेलीफोन ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। दूसरी घंटी पर मैंने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाले ने इस्तफसार किया, क्या मैं मिस्टर पाशा साहब से बात कर रहा हूँ? इस आवाज और लबो लहजे ने मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी। फरीद पाशा के बारे में इस्तफसार करने वाला शुएब होरी था। मैं इस वक्त हैरत और ताज्जुब की आखिरी हदूद को छू रहा था। शुएब को मेरे मौजूदा ठिकाने का किस तरह पता चला, ये सवाल बहुत वजनी था और मेरे दिमाग पर किसी हथौड़े के मानिंद ज़रबे लगा रहा था। मैंने किसी ड्रामेबाजी की बजाय खुलकर खेलने का फैसला किया। शुएब ने अगर किसी तौर मेरा सुराग लगा ही लिया था तो फिर कैसी पर्दादारी। मुझे खामोश पाकर उसने दोबारा पूछा, हेलो, क्या ये फिल्म प्रोड्यूसर फरीद पाशा का घर है? तुम पाशा की तरफ से वैदान तक पहुंचना चाहते हो ना शुएब? मैंने ठहरी हुई आवाज में कहा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ओह, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। यकीनन उसने मेरी आवाज पहचान ली थी। तुम कहाँ गायब हो गए थे वैदान? वो दोस्ताना लहजे में मुस्तफसर हुआ। मैंने कहा ना, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं और ना ही किसी मुनाफकत की। मैंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, बोलो तुम्हें यहाँ का फोन नंबर किसने दिया और मुझसे क्या चाहते हो?
तुमने आधी रात को मुझे फोन क्यों किया? वो संजीदा आवाज में बोला, वजदान लगता है तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी होगी और बकवास बंद करो गलतफहमी की औलाद। मैंने तकरीबन चीख कर कहा, तुम्हारा मकरू चेहरा मेरे सामने खुल चुका है, लेकिन तुम्हारी कोई मक्कारी मुझे मुतासर नहीं कर सकेगी। तुमने दोस्ती की आड़ में मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। न सिर्फ मुझे बल्कि इस मुल्क को आलमी सतह पर बदनामी और रुसवाई दिलवाने में भी तुम पेश हो। मैंने माल रोड वाले होटल को छोड़ते हुए फैसला किया था कि अज खुद शोएब गौरी से रब्ता नहीं करूंगा। हाँ, अगर वो मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो मौका महल की मुनासबत से उसे ट्रीट करूंगा। मैं अपने फैसले पर कायम और दायम था। उसने आखिरी मरतबा मुझे हुज्जा देने की कोशिश की और अपनी मखसूस मोतदिल आवाज में बोला, वजदान ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? ज्यादा बगला भगत बनने की कोशिश ना करो शोएब। मैंने सनसनाते लहजे में कहा, अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हारी असल और नस्ल से वाकिफ हो चुका हूँ। तुम्हारा बहरूप मुझ पर खुल चुका है। तुम और तुम्हारी CF के एक ड्रामा है। तुम इस्लाही कामों की आड़ में इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हो। तुम यहूदियों के एजेंट हो, उन्हीं अपने असली बापों की इशारों पर नाचते हो। तुम्हें दहशत गर्दी और कत्लो गारत गरी के सिवा कुछ नहीं आता। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। वो गूंजदार आवाज में बोला, शायद इस तरह तुम्हारे दिल का गुबार हल्का हो जाए। वो अब भी मुनाफकाना चाल चल कर बादी को पलटने की कोशिश में नजर आता था, लेकिन मैं अब उसके किसी फ्रेम में आने वाला नहीं था। दोस्ती की आड़ में मैं पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका था। मैंने उसके कानों की कीड़े झाड़ते हुए कहा, शोएब तुम नहायत ही घटिया और कमीने शख्स हो। मैं खासा जज्बाती हो रहा था, मगर इस जज्बातियत में गुस्से का अंसर नुमाया था। तुमने इम्तियाज अली, रूबी और मीर बख्श को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। उन तीनों का क्या कसूर था? सिर्फ यही ना कि इम्तियाज मेरे बहुत करीब हो गया था और तुम्हें डर था कि कहीं वो मुझ पर CFK की असलियत जाहिर ना कर दे। रूबी और मीर बख्श गंदम के साथ घिन की तरह पिस गए। फिर हालिया वाक़े को ले लो, यूरोपीय सफीर जिम ब्राउन के कत्ल की साजिश में तुम्हारा साउथ पूरी तरह मुलव्वस था। नजीब और सराज की गिरफ्तारी ने तुम्हारी CFK का भांडा फोड़ दिया और तुम एक दहशतगर्द मुल्क दुश्मन अंसर के तौर पर सामने आ गए। वो कते कलामी करते हुए बोला, मैं नहीं कबीर शाह। ओह, तो तुमने हकीकत का एतराफ कर लिया। मेरे सीने से एक इत्मीनान बख्श सांस खारिज हुई। अब तुमसे दो दुआत करने में मजा आएगा शोएब। तुम ये मत समझो कि कबीर शाह के फरार के बाद पुलिस खामोश होकर बैठ जाएगी। जिम ब्राउन का मामला हुकूमती सतह का है। साउथ से साबर अली, वहीद खान और मंजूर इलाही पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस बहुत जल्द कबीर शाह का सुराग लगा लेगी और उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम अच्छी तरह जानते हो। वो गंभीर आवाज में बोला, वो 3 गिरफ्तार शुदगान पुलिस के लिए बेकार साबित होंगे। शोएब तक पहुंचना नामुमकिनात में से है। वो सर पटकते रह जाएंगे। मैं उनके हत्थे चढ़ूंगा और ना ही मेरे खिलाफ कोई सबूत वो हासिल कर सकेंगे, क्योंकि तुम्हारे हकम में यहूदी लाबी काम कर रही है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, जब तक तुम उनके मफूल बने रहोगे वो तुम पर और तुम्हारी दहशतगर्द तंजीम CFK पर आंच नहीं आने देंगे। ये तो उनका तरीक़ाकार है। उन्होंने हमेशा यही वतीरा अपनाया है। वो लोग पूरी दुनिया में यही कर रहे हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। वो लोग तुम जैसे मफूल अफराद को किसी बराए इस्तेमाल यक वक्त शय के मानद अपने काम में लाते हैं और काम निकल जाने के बाद बड़ी हकारत से डिस्पोजेबल कहकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बेगलमे को रुका और जहरीले लहजे में इजाफा किया, शोएब तुम्हारा अंजाम बहुत हसरतनाक होगा। तुम अपने अंजाम की फिक्र करो वैदान, जो मेरे हाथों होने वाला है। वो फुनकार से मुशाबा आवाज में बोला, तुमने गुज़िश्ता रात साउथ में जो कुछ करवाया है मैं उसे भूलने वाला नहीं हूँ। मेरी बातों की आवाज सुनकर सद्दफ दोबारा ड्राइंग रूम में आ बैठी और खामोशी से मुझे देखे चले जा रही थी। मैंने शोएब गौरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, साउथ में जो कुछ हुआ वो पुलिस की छापामार कार्रवाई थी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। अलबत्ता उस वाक़े ने मेरे लिए दिली तमानियत का सामान किया है। तुम सिर्फ अपने हाथ के ना होने की बात कर रहे हो, वो गुर्राया, जबकि मैं तुम्हारे सरतापा मुलव्वस होने का दावा करता हूँ। पुलिस ने वो कार्रवाई तुम्हारी निगरानी में की है। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैंने ख्वाब नहीं देखा, बल्कि तुम्हें साउथ के आसपास देखा गया है। हैरत और बेयकीनी से उछल पड़ा, शोएब क्या कोई ये तुम्हारी नई चाल है? जिस वक्त कराची में शोएब गौरी के अड्डे साउथ पर पुलिस ने रेड किया, यानी रात 1:30 और 2 बजे के दरमियान, उन लम्हात में मैं लाहौर में पाशा की कोठी में चंद फितना परवर अफराद से निबरदाजमा था। राना अजमत का भतीजा सिकंदर अपने साथियों कमरा पाशा की बीवी नाइला को अगवा करने कोठी में घुसाया था, जिन्हें मैंने वहां से नाकामयाब दुम समेत भागने पर मजबूर कर दिया। शोएब गौरी का दावा समझ में आने वाली बात नहीं थी। उसने कहा, मेरी चालें तो सब पुरानी और खासी आजमूदा भी, अलबत्ता तुमने नया नया उड़ना सीखा है। मैं एक मरतबा फिर यही कहूंगा, तुमने कोई नहायत ही वाहियात ख्वाब देखा है। ऐसे ऊट पटांग ख्वाब हाजमे की खराबी का बायस बनते हैं। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ। वो दाड़ कर बोला, चेकअप तो मैं अनकरीब तुम्हारा कराने वाला हूँ। इस मकसद के लिए मैंने मंजे हुए कसाईयों का बंदोबस्त कर लिया है। बहरहाल तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, साउथ के बाहर भी मेरे चंद नमकवार निगरानी का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। पुलिस के रेड की इतला मुझे फौरन मिल गई थी और साथ ही ये भी इंकशाफ हुआ कि मौका पर तुम बानफ्स नफीस मौजूद हो। एक लैंड क्रूजर में जिसका रंग सुर्ख है और छत सफेद, चौड़े टायरों वाली ये जीप बहुत कम दिखाई देती है। तुम जिस छोटी जीप में देखे गए उसका नंबर 4173
तुमने व्हाइट बेदाग पैंट कोट पहन रखा था और आंखों पर स्याह अंधा चश्मा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो सरासर गलत कह रहा था। ये नकली वजदान की कारस्तानी थी। मैंने नहर के किनारे उस साफजादे को इसी लिबास, इसी उलिये और इसी सुर्ख जीप में देखा था और जीप का नंबर भी वही था जो अभी शोएब ने बताया था। तो क्या गुज़िश्ता रात नकली वजदान कराची में था? ये सवाल बड़ा होलनाक था। साउथ के आसपास उसकी मौजूदगी के बारे में मिनास बाकर ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ वो बैरूपिया सिर्फ शोएब के बंदों को नजर आया, मगर क्यों? वो मौके पर नजर आकर जाहिर क्या करना चाहता था? सीधा और वाज़ेह जवाब तो यही था कि वो इस कार्रवाई को बेरे सेरे में टांगना चाहता था। वो इस मकसद में वो कामयाब भी हो गया था। शोएब गौरी जैसा तजर्बेकार शख्स भी ये यकीन करने पर मजबूर हो गया कि मैं उसकी जगह पर मौजूद था। फिर ये नया दुश्मन बड़े निराले ढंग से दुश्मनी फरमा रहा था। तुम्हें चुप क्यों लगी वजदान? शोएब की सरसराती आवाज ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। एक इंकशाफ ने तुम्हारी सिट्टी गुम कर दी। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें मेरी दानाई और बिनाई का यकीन आ जाना चाहिए कि मैं इस वक्त तुम तक कैसे पहुंच गया। ये नहीं पूछोगे मैंने तुम्हारा सुराग कैसे लगाया? खुद ही बता दो, मैंने उकताहट अमेज लहजे में कहा। वो बोला, मेरे जिन आदमियों ने तुम्हें साउथ के करीब सुर्ख लैंड क्रूजर में देखा, उन्होंने मुझे ये इतला भी दी कि पुलिस के अलावा 2 सिविलियन भी इस कार्रवाई में शरीक थे। एक का नाम शहजाद अली और दूसरे का नाम अमजद मालूम हुआ है। ये दोनों अफराद मिनास बाकर के लिए काम करते हैं, जो शाम के एक अखबार का एडिटर और पब्लिशर है। शहजाद अली तो खासा तेज बंदा है, वो हमारे हाथ ना आ सका। अलबत्ता आज दिन में मेरे आदमी अमजद को उठाने में कामयाब हो गए। उसने जरा तवक्कुफ किया, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, तुम मुझे दहशत गर्द और पता नहीं क्या क्या कुछ कह चुके हो वजदान। ये बात तुमसे छुपी नहीं हो सकती कि मेरे पास इबरत असर टार्चल सेल भी मौजूद है। शाम से जरा पहले अमजद नामी उस शख्स ने खास से अहम इंकशाफात किए हैं। वो साउथ में तुम्हारी मौजूदगी से तो आगाह नहीं था, अलबत्ता मौत के मुंह में जाने से पहले उसने जो कुछ बताया मैं उसी के सहारे तुम तक पहुंचा हूं। तो क्या तुमने अमजद की जान ले ली? मैंने थरथराती आवाज में कहा। एक अमजद क्या, मैं अपने हजारों दुश्मनों के मौत के घाट उतार सकता हूँ। वो सफाकी से बोला, इस राह में नामों की तखसीस भी नहीं, इस फहरिस्त में किसी वजदान का नाम भी हो सकता है। तुम दुनिया के जलील तरीन इंसान हो शोएब, मैंने नफरत अमेज लहजे में कहा। वो डिठाई से बोला, यही अल्फाज मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्तों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं। इस वक्त तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि अमजद की जबान खुलने के बाद मैं तुम तक कैसे पहुंचा। फिर उसने बताया कि अमजद की जबानी उसे मालूम हो गया कि मैं लाहौर में मिनास बाकर के एक दरीना दोस्त के पास ठहरूंगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक मारूफ प्रोड्यूसर है। फरीद बादशाह का नाम मालूम होने के बाद उसके घर का फोन नंबर जान लेना चंदा मुश्किल नहीं था। फरीद बादशाह का नाम मालूम होने के बाद उसके घर का फोन नंबर जान लेना कोई मुश्किल नहीं था। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने कहा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं अपने दुश्मन को खोजने के लिए कहां तक जा सकता हूं। मैं तुम्हारी हर कमीनगी पर यकीन रखता हूं शोएब, मैंने हकारत अमेज लहजे में कहा। तुम्हारी जुबान से अपने दुश्मन का लफ्ज सुनकर मुझे खुशी हुई, वरना मैं तो अब तक तुम्हें अपना दोस्त समझकर फरेब खाता आया था। मेरी दुश्मनी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी तजर्बा होगी। वो रौनक से बोला, तुम इस तजर्बे से गुजरकर अपने साबिक दुश्मनों को भी भूल जाओगे, चौधरी नवाजिश अली को भी। तुम्हारे जहन में सिर्फ एक ही नाम की गूंज होगी, शोएब गौरी, और ये गूंज तुम्हारी रातों की नींद और दिन का आराम तुमसे छीन लेगी। ऐसी गीदड़ बबकियों वाले मैंने लाखों देखे हैं। मैंने कहा, जब हाथों में हाथ डालोगे तो तुम्हारा पेशाब खता हो जाएगा। वो तिलमिलाकर बोला, तुम मेरी दहशत से वाकिफ नहीं हो वजदान, मैं इसी दहशत को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मुनाफकत का अंदाजा हो चुका, अब ताकत भी देख लूंगा। मैंने तुर्की बतुर्की कहा, तुमने अपनी मुनाफकत और घटियापन की बदौलत मुझसे धोखा किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती में फरेब खाया, तुम्हें कसीरुल मालियत सोने का राज बताया। तुमने मिस्टर नील आर्मर के तवस से वो खुफिया दफीना हासिल कर लिया, लेकिन अब मैं वो दोस्त नहीं रहा जिसे तुम दोस्ती की आड़ में मुसलसल फरेब देते आए हो। दुश्मनी जाहिर हो जाने के बाद तुम मेरा माल खत्म नहीं कर सकोगे। मैं अपना हिस्सा तुमसे वसूल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी आंतें ही क्यों ना पेट से बाहर खींचना पड़ी। किसी भी तरह, किसी भी राह से मैं तुम्हें खुली बेईमानी नहीं करने दूंगा। वो गंभीर आवाज में बोला, मैं दोस्ती और दुश्मनी अपने तरीके से निभाता हूँ, और तुम्हारी मालूमात के लिए बताता चलूं कि मैं बेइंसाफ नहीं हूँ। तुम्हारा तयशुदा हिस्सा मैंने अलग निकाल कर रख लिया है, इसे मैं तुम्हारी फलाह व बहबूद पर खर्च करूंगा। उसके लहजे में पोशीदा संगीन धमकी को मैं महसूस करते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो? फलाह व बहबूद का मतलब नहीं समझते वजदान? वो इस्तेहदाइया अंदाज में बोला, हुकूमत ने बहबूद आबादी के मरकज जगह जगह खोल रखे हैं। मैंने तुम्हारी फलाह व बहबूद के लिए एक मुस्तनद और कीना मश्क कसाई से राब्ता कर लिया है। वो तुम्हारी ऐसी नस बंदी करेगा कि फिर तुम सारी जिंदगी सफ बंदी के काबिल नहीं रहोगे। वो यकीनी तौर पर मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन उसके अल्फाज में पोशीदा धमकियों को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो यकीनन मेरे बारे में कोई खतरनाक किस्म का फैसला कर चुका था। मैंने अपने लहजे को हत्तल इम्कान मोतदिल रखने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी बकवास अगर खत्म हो चुकी तो मैं रिसीवर रख दूं। जवाब में उस लाइन की औलाद ने एक लफ्ज कहे बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया। मैंने झुंझलाहट में रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो रिसीवर ना हो, मेरा फुलादी मुक्का हो, और मैंने वो मुक्का क्रेडल पर नहीं बल्कि शोएब गौरी के नवसत माब चेहरे पर रसीद किया हो।
सदफ ने तशवीशनाक लहजे में कहा, फैजान लगता है मामलात कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। ये कॉल कराची से थी ना? इससे पहले कि मैं सदफ के सवाल का जवाब देता, इंटरकॉम का बजर बज उठा। मैंने अपनी जगह से उठकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड उमरदीन था। उसने बेशक ज़्यादा लहजे में बताया, वजदान साहब, सुर्ख जीप वाला वो नकली वजदान वापस आ गया है। कहाँ है वो शैतान? बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। उसने गाड़ी खड़ी की है और निकलकर मेरी तरफ आ रहा है। गार्ड ने सनसनीखेज लहजे में बताया, उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है। मैंने कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम उसे रोकने की कोशिश करो, उसे बातों में लगाओ, जो भी करो, जबरदस्ती की जरूरत पेश आए तो भी दरेग ना करो। ओके ओके, सिक्योरिटी गार्ड ने फर्मा बरदारी से कहा और राब्ता मुनक़ते कर दिया। सदफ मेरे अज़ाइम को भांप चुकी थी। मैंने दीगर बातों के साथ ही उसे नकली वजदान की कहानी भी सुना दी थी। तुम कहाँ जा रहे हो वजदान? उसने तशवीशनाक नजर से मुझे देखा। उस बहरूपिये नकली वजदान से निमटने। मैंने कहा, वो इस वक्त कोठी के बाहर गेट पर मौजूद है। उसके बाद मैं सदफ की बात सुने बगैर बाहर की जानिब लपक गया। ड्राइंग रूम से निकलकर मैं रायदारी में आया, फिर बरामदे से होते हुए कोठी के सहन में पहुंच गया। सहन का हिस्सा मैंने दौड़कर उबूर किया और गेट पर पहुंच गया। इस वक्त मैंने कोठी के बाहर किसी गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ते हुए सुना। इंजन की मखसूस घुर्राहट और ब्रिज स्टोन टायरों की फलक शगाफ आवाज ये समझने के लिए काफी थी कि वो शैतान बहरूपिया वहां से फरार हो रहा था। मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ घूम गया। वो फरार हो गया सर, उसने मायूसी से बताया। मैंने गेट से बाहर निकलकर सड़क का जायजा लिया। 100 गज दूर मुझे सुर्ख जीप की पुश्त दिखाई दी। वहां सफेद कवर में स्पेयरिंग टायर मखसूस अंदाज में टंगा हुआ था। सुर्ख लैंड क्रूजर बेरी पहुंच से निकल चुकी थी। मैं दौड़कर उसे नहीं पकड़ सकता था और जब तक गाड़ी निकालकर उसका ताकुब करता वो 9-2-11 हो चुकी होती। मैं वापस आकर सिक्योरिटी गार्ड पर बरस पड़ा। उसे रोका क्यों नहीं? मैंने कहा था हर सूरत उसे जाने नहीं देना, चाहे जबरदस्ती करना पड़े। तुम गन के जोर पर उसका रास्ता खोटा कर सकते थे, जीप के टायरों पर एक ब्रेस्ट ही मार देते। सिक्योरिटी गार्ड मेरी डांट डपट से सहम गया, फिर मादरत अमेज लहजे में बोला, सर आप जिस वक्त मुझे ये हदायत दे रहे थे वो मनहूस बास को एक तरफ रखकर दोबारा गाड़ी में जा बैठा था। फिर इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता उसने तूफानी रफ्तार से जीप आगे बढ़ा दी। गार्ड ने इंटरकॉम पर भी किसी बॉक्स का जिक्र किया था। मैंने उजलत अमेज लहजे में दरियाफ्त किया, कहाँ है वो बॉक्स? वो उधर रखा है सर। गार्ड ने सड़क के एक किनारे की तरफ इशारा किया। इसी दौरान में सदफ और अल्लाह दीता भी बाहर निकल आए। हम चारों एक साथ मजकूरा बॉक्स की जानिब बढ़े। वो किसी कोरियर सर्विस का जंबो बॉक्स था और उसके ऊपर एक चिट लगी थी। वहाँ सिर्फ ये दर्ज था, वैदान अली इब्ने आबद अली। वादे तौर पर वो बॉक्स मेरे लिए मखसूस था और तोहफे के अंदाज में उसे पैक किया गया था। उस पर मखसूस गिफ्ट पेपर भी लिपटा हुआ था। सदफ ने कहा, वैदान ये दुश्मन की कोई खतरनाक चाल भी हो सकती है, तुम इस बॉक्स को हाथ ना लगाना, तोहफा यूं तो नहीं पहुंचाया जाता। मैंने कहा, मैं इस चाल को बेनकाब करता हूँ। फिर मैंने गार्ड की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा, जरा अपनी गन मुझे देना। गार्ड ने कलाशिनकोव मेरे हवाले कर दी। अल्लाह दीता ने खौफ ज़दा लहजे में कहा, वैदान साहब अगर इसमें कोई आतिशगीर मादा या किसी किस्म का बम वगैरह हुआ तो बहुत खतरनाक धमाका भी हो सकता है। वो समझ गया था कि मैं क्या करने का इरादा रखता हूँ। उसका अंदाजा दुरुस्त था। मैंने कलाशिनकोव को सिंगल शॉट पर सेट किया और सिक्योरिटी गार्ड से कहा, नकली वैदान ने यह तो साबित कर दिया कि इस बॉक्स को उठाने में कोई खतरा पैना नहीं, लिहाजा तुम इसे उठाकर जरा फासले पर रख दो। वहाँ उस कोठी के सामने जिसके मालकान स्टेटस गए हुए हैं, मैं जो तजर्बा करना चाहता हूँ उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गार्ड ने मेरी हिदायत पर अमल किया। मैंने उन तीनों को पाशा की कोठी के अंदर खड़ा होने की हिदायत की, फिर एक मखसूस फासले से निशाना लेकर बॉक्स पर फायर कर दिया। मैं अपने जहन में फैसला कर चुका था कि अगर किसी किस्म का ब्लास्ट हुआ तो मैं किस तरफ रोल करूंगा, मगर कुछ ना हुआ। वो बॉक्स गोली खाने के बाद हवा में उछला और कुछ दूर जा गिरा। हम चारों दौड़कर उस घायल बॉक्स के नजदीक पहुंच गए और हैरत के एक शदीद झटके ने हमें बैक वक्त मुतासर किया। हम ऊँकों की मानंद एक दूसरे की सूरत तकने लगे। जख्मी बॉक्स की एक दीवार में शगाफ बन गया था और हमारी हैरत का सबब यह था कि उस शगाफ में से किसी बिल्ली की सफेद टांगे झांक रही थी। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लिया, वो मेरी डार्लिंग की अकबी टांगे थी। मैं लपक कर उस बॉक्स की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे चारों जानिब गुप अंधेरा छा गया। शायद कोई बड़ा ब्रेक डाउन हो गया था। हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाली तारीकी में सदफ अचानक मुझसे टकराई और पूरी शिद्दत से उसने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। मैंने अपनी पुष्ट पर उसके दिल को धड़कते हुए महसूस किया। फिर इससे कबल के तारीकी में मेरी आंख कुछ देखने के काबिल होती। कोठी की बालाई मंजिल से एक वहशतनाक चीख बुलंद हुई। मेरी निगाह बेइख्तियार बालाई मंजिल के उस बेडरूम की तरफ उठ गई जिसमें जरगल गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हा जाया किए बगैर मैंने सदफ के हाथ को गिरफ्त में लिया और कोठी के गेट की तरफ दौड़ लगा दी। कोठी गहरी तारीकी की लपेट में थी। मैं अंदाजे की बिना पर सदफ के साथ दौड़ते हुए उस जीने की जानिब बढ़ा जो जीनी और बालाई मंजिल के दरमियान राब्ते का वसीला था। अचानक लाइट चले जाने के सबब यूं महसूस हो रहा था किसी दबीस या चादर ने कोठी को और उसके गिरदो पेश को अपनी कुशादा आगोश में समेट लिया हो। जीना तय करते हुए हाथ में हाथ दिए रखना मुमकिन नहीं था, चुनाचे हम आगे पीछे बालाई मंजिल पर पहुंचे। बेसाख्ता मेरी निगाह उस दरवाजे की जानिब उठ गई जिसके पीछे मैंने जरगल को आराम करने की गर्ज से पहुंचाया था। थोड़ी देर पहले कोठी के बाहर मैंने जो वहशतनाक नुस्वानी चीख सुनी थी वो यकीनन उसी बेडरूम से उभरी थी। बेडरूम का दरवाजा नीम हुआ था
हम दोनों ने मानी खेज और फैसला कुन नजरों से एक दूसरे को देखा और बैक वक्त आगे बढ़े। उसी लम्हे अंधेरे में से एक शख्स निकलकर सामने आ गया। उसका रुख भी बेडरूम के अध खुले दरवाजे की जानिब था। हमारे दरमियान फासला इतना कम था कि तारीकी के बावजूद भी हमने एक दूसरे को देख लिया। वैसे भी अब तक हमारी आंखें अंधेरे में अंदाजे लगाने के काबिल हो गई थी। हम एक दूसरे को स्याह हेवलों के मानिंद दिखाई दे रहे थे। वो शख्स हमारे ऊपर के बेडरूम के दरवाजे के दरमियान रुकावट बनकर खड़ा हो गया। फिर एक हाथ को कदरे बुलंद करते हुए धमकी अमेज लहजे में बोला, खबरदार 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करना वरना खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। बेडरूम के अंदर से कुछ इस किस्म की आवाजें उभर रही थी जैसे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को दबोचने की कोशिश कर रहा हो। उस कमरे में जरगल थी, लिहाजा सूरत-ए-हाल खासी तशवीशनाक थी, बल्कि लाइट ना होने के तफैल खतरनाक थी। यकीनन वो इस वक्त किसी मुश्किल से दो चार थी। हमारे सामने खड़े हुए शख्स की धमकी और उठा हुआ हाथ ये समझने के लिए काफी था कि उसने कोई रिवाल्वर या पिस्तौल वगैरह थाम रखा था। उसके हाथ में मौजूद हथियार से निकलने वाली कोई अंधी गोली हमारी जिंदगी का चिराग गुल कर सकती थी। सदफ ने हिम्मत करते हुए उस मुतवक्के मुसल्ला शख्स से पूछा, कौन हो तुम और हमारी कोठी में क्या करते फिर रहे हो? जुमला खत्म होते ही उसने मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं फौरी तौर पर सदफ की हरकत को ना समझ सका। उसका भरपूर पुश लेकर साइड में लुढ़का तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मुझे एक जानिब धकेलने के बाद सदफ का जिस्म हवा में बुलंद हुआ, फिर वो फजा में रहते हुए किसी फिरके की मानंद घूम गई। अगली लम्हे एक तूफानी फ्रंट व्हील फ्लाइंग असला बरदार की कनपटी पर पड़ी। सदफ की ये हरकत इतनी सरी और बरवक्त थी कि मुझे यूं लगा अंधेरे में कोई बरकी सी कूद गई हो। उसने एक नहायत ही रिस्की स्टेप लिया, लेकिन उसने जिस एतमाद से किक चलाई थी उससे ये साबित हो गया सदफ का फन सच्चा और निशाना पक्का है। सदफ की किक खाने के बाद मद्दे मुकाबिल बुरी तरह लड़खड़ाया, फिर तेवरा कर जमीन बोस हो गया। उसके भारी बदन ने जमीन से टकराकर एक मखसूस आवाज पैदा की। दरअसल उसके जमीन पर गिरते ही 2 मुख्तलिफ किस्म की आवाजें पैदा हुई। एक तो उसके भारी बदन और पुख्ता फर्श के टकराव की दबनुमा आवाज थी और दूसरी आवाज किसी दाती शय के जमीन से टकराने से पैदा हुई थी। वो उस शख्स के हाथ का रिवाल्वर या पिस्टल था जो पेशो गिर्द में कहीं अंधेरे की नजर हो गया। ऐसे हथियार को तलाश करना ऐसा ही मुश्किल था गोया भूसे के ढेर से सुई तलाश करना। उसी वक्त बेडरूम के अंदर से किसी ने उलझन ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया, इमरान बाहर क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी है? तुम किसे धमकी दे रहे हो? इससे पहले कि इमरान नामी वो शख्स अपने साथी के सवालात का जवाब देता, सदफ एक जस्ट भरकर उसके सर पर पहुंच गई। वो इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आती थी। वो अंधेरे में किसी बिजली की मानंद चमक कर आगे बढ़ी और लपक लपक कर जमीन वो उस शख्स की मिजाज पुरसी करने लगी। उस बदबख्त को अपने बचाव में हाथ पांव चलाने का मौका नहीं मिल रहा था। जबान क्या चला था, ये मेरे लिए एक तसल्ली बख्श सूरत हाल थी। मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और पिटने वाले शख्स को सदफ के रहमो करम पर छोड़ा, फिर तेजी से बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने कमरे में पहला मोहतात कदम रखा ही था कि लाइट आ गई। मुझे ये समझने में दिक्कत ना हुई कि यह वापटा की फराम करदा लाइट नहीं थी। जहरी मंजिल पर किसी इंजन से मिलती जुलती आवाज वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। गालबन अल्लाह दित्ता ने या सिक्योरिटी गार्ड ने कोई जनरेटर ऑन किया था। मेरी निगाह ने रोशन कमरे के अंदर जो पहला मंजर देखा मेरी रगों में खून के शरारे से भर दिए। सरगल मुझे बड़ी मुश्किल में नजर आई। एक दराज कामत खट्टे कट्टे शख्स ने उसे अपने बाजू की गिरफ्त में दबोच रखा था। मैं समझ गया जरगल खतरनाक नेकलाक की जद में थी। उस पश्तून हसीना की आंखें हल्कों से उबल पड़ रही थी। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत पेश ना आई कि एक वहशतनाक चीख मारने के बाद जरगल ने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली। वो बेचारी इस वक्त जिस मुसीबत में मुब्तला थी उसमें चीखना तो दरकनार, ये भी गनीमत था कि वो अब तक सांस की आमदोशद का सिलसिला बरकरार रखे हुए थी। मुझ पर निगाह पड़ती वो सयाद चौंका और उसने मेरी तवक्को के खिलाफ एक हरकत की। उसने जरगल की गर्दन को अपने बाजू की गिरफ्त से आजाद कर दिया, फिर उसे एक तरफ धक्का देते हुए घुर्रा कर मेरी जानी बढ़ा। उसका अंदाज बहुत जारियाना था। मैंने उस शख्स पर निगाह रखते ही जरगल का जायजा लिया। वो धक्का खाने के बाद बिस्तर पर गिरी और दोनों हाथों से अपनी गर्दन को सहलाने लगी। उसका ये अमल फितरी और वक्त की ऐन जरूरत था। उसी लम्हे मेरी समात पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज ने दस्तक दी। कोठी की जरीन मंजिल पर खासी हलचल के आसार महसूस हुए। गार्ड और अल्लाह दिता वगैरह शायद बालाई मंजिल की खबर गिरी के लिए जीने तय कर रहे थे। उनके कदमों की आवाजें लम्हा बलमा करीब आती जा रही थी। मैं सदफ की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर बेडरूम में हाजिर हो गया। मेरी लम्हाती गफलत से मद्दे मुकाबले ने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। मैं उसके तेवर और अंदाज से समझ गया वो मार्शल आर्ट से बखूबी आगाह था। उसने हवा में उछलकर एक फ्रंट फ्लाइंग किक चलाई। उसके वार में झुंझलाहट पाई जाती थी। शायद बेडरूम से बाहर तेजी से बदलती हुई सूरत हाल ने उसे बुखलाहट में मुब्तला कर दिया था। मैंने नक झिरक से अपने चेहरे को बचाया, फिर बैक फुट पर जाते हुए 30 स्टांस बनाकर खड़ा हो गया। अपने पहली वार की नाकामी पर वो तिलबिला उठा और यके बाद दीगरे उसने मुझ पर 2 राउंड हाउस किक्स चला दी। मैं बैक फुट पर ब्लॉकिंग करते हुए 4 फुट मजीद पीछे चला गया। इस मुसलसल नाकामी ने उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया और उसने हवा में परवाज करते हुए मुझे साइड फ्लाइंग किक मारना चाहिए। उसके अटैक में किसी चीते जैसी फुर्ती भरी हुई थी।
मैंने पहलू पर झुककर आउटर भला किया, फिर एक जिरक के साथ डबल हैंड पुश उसकी तशरीफ पर रसीद कर दिया। वो मुझसे 6 फुट की दूरी पर एक चोबी मेज की टॉप से टकराया, फिर वहां से लुढ़क कर कालीन पर आ गिरा। ऐसे दर्जनों चीता रफ्तार दुश्मनों को मैं मदा चखा चुका था। मैंने दोनों हाथों को झाड़ते हुए मदरूब मद्दे मुकाबिल को देखा। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर जमीन से उठ रहा था। मैंने बाहर से दरवाजे को बंद करके बोल्ट चढ़ा दिया। अब मेरी मर्जी के बगैर कोई शख्स बाहर से अंदर आ सकता था और ना ही अंदर से बाहर जा सकता था। मैं जैसे ही अपनी दुश्मन की तरफ पलटा, जरगल की धमकी से लबरेज आवाज मेरी समाज से टकराई, खबरदार, वजदान को हाथ ना लगाना वरना मैं गोली चला दूंगी। जरगल के हाथ में मुझे वही रिवाल्वर नजर आया जो मैंने नहर के किनारे हिफाजत के पेशे नजर उसे दिया था। मैंने भरा हुआ वो रिवाल्वर उससे वापस नहीं लिया था। कार्बन सोने से कबल जरगल ने वो रिवाल्वर तकिए के नीचे रख दिया था और अब मौका मिलते ही वो हथियार निकालकर हमलावर को धमका रही थी। जरगल ने जिस अंदाज में हमलावर को धमकी दी थी, उससे मेरा ध्यान आपो आप हिकमत यार की तरफ चला गया। जरगल का चाचा हिकमत यार उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। मुमकिन था हिकमत यार के बंदों ने जरगल का सुराग लगा लिया हो। मुझे पिटने वाला दराज कामत शख्स आहिस्ता आहिस्ता कालीन से उठने लगा। मैंने दुश्मन पर निगाह रखते हुए जरगल से इस्तफसार किया, क्या तुम इस शख्स को जानती हो? जरगल ने नफी में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, कहीं ये हिकमत यार का भेजा हुआ तो नहीं? नहीं वजदान, वो कतियत से बोली, मैंने इस शख्स को जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। इसी दौरान में दराज कामत शख्स उठकर पूरी तरह खड़ा हो गया और मेरी जानिब देखते हुए बोला, किसी जरगल या हिकमत यार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो तुमसे हिसाब किताब करने आया हूँ वजदान। हमारी इतलात के मुताबिक इस ख्वाबगाह में तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बजाय इस पठान दोशीजा से टकराव हो गया। उस पर लाइट चले जाने से मैं मजीद उलझ गया। बहरहाल वो ट्रांस बनाकर खड़ा हो गया। सुना है तुमने बहुत मार्शल आर्ट सीख रखा है, तुमसे दो हाथ करने में बहुत मजा आएगा। मैंने जरगल की तरफ देखते हुए कहा, तुम बेशक इस खबीज को रिवाल्वर के निशाने पर रखो, लेकिन उस वक्त तक गोली ना चलाना जब तक नागजीर ना हो जाए। ये सरासर मेरा शिकार है, मेरी तरफ इसका हिसाब निकलता है। इसने कर्ज की वसूली के लिए हाथ पांव चलाकर दिखाए हैं, इसे मैं ही 2-4 हाथ दिखाऊंगा। तुम खुद को शांत रखो। मेरी बात खत्म हुई कि उस शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं उसकी तरफ से चंदा गाफिल नहीं था, लिहाजा मैंने फौरन उसकी खातिरदारी शुरू कर दी। वो जैसे हवा में उछला, मैंने खाई जंप की। हम दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को साइड फ्लाइंग किक्स मारने की कोशिश की। दोनों की ये कोशिश कामयाब हुई। हमारे पांव के ब्लेड एक दूसरे से टकराए और रद्द अमल के तौर पर हम दोनों हवा में रहते हुए पीछे की जानिब खिसके और जमीन पर आते ही अपने कदमों पर खड़े हो गए। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर अल्लाह दित्ता ने चिल्ला कर पूछा, साहब जी आप खैरियत से तो हैं? आपकी साथी का क्या हाल है? उसके लहजे में घबराहट थी। अंदर की सूरत कैसी है? तुम अंदर की फिक्र ना करो, मैंने तेज आवाज में कहा। बाहर के हालात को काबू में करने की कोशिश करो। इस सांड को हमने पूरी तरह काबू कर लिया है। उसका इशारा इमरान की तरफ था, जिसे मैं थोड़ी देर पहले सद्दफ के हवाले कराया था। अल्लाह दिता बता रहा था, सद्दफ बीबी ने उस शख्स को लहू लुहान कर दिया है। मैंने तहमकाना लहजे में कहा, तुम गार्ड के साथ गिरदो नवा का जायजा लो, तहसीन को भी साथ ले लो। दुश्मन का जो भी साथी नजर आई उसे फौरन बेबस करने की कोशिश करो। मैं अंदर वाले से निमटने की कोशिश करता हूँ। साहब जी आपने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? हमें आपकी बड़ी फिक्र है, अंदर पर्दे वाला काम हो रहा है, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। वो बोला, सद्दफ बीबी आपके पास आना चाहती हैं, तुम सद्दफ को अपने साथ रखो। मैंने 2 टोक लहजे में कहा। कमरे से बाहर कोठी में इसकी ज्यादा जरूरत है। बेल्ला दीता से मजीद गुफ्तगू जारी ना रख सका। उसी वक्त दराज कामिज शख्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसकी फ्रंट किक से बचने के लिए पहलू तही की। वो राउंड हाउस आजमाते हुए मुझ पर चढ़ दौड़ा। मैंने हवा में उठी उसकी टांग को अपर बला की मदद से मजीद उठा दिया। जमीन पर मौजूद उसका पांव थोड़ा डगमगाया। उसी लम्हे मैंने उसे पीछे धक्का दे दिया। वो पुश्त के बल जमीन पर गिरा। इस मरतबा मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया और उछलकर उसके करीब पहुंच गया। उसे जमीन पर लेटे लेटे मेरी टांगों पर एक खतरनाक फ्रंट स्वीप मारना चाहिए। मैंने हवा में खाई जंप की। उसे कमर को मरकज मानकर अपने बदन को हवा में घुमाया और फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया। खड़ा होते उसे मेरे पाँव का एक शानदार तोहफा वसूल करना पड़ा। मैंने जमीन पर आते ही एक पाँव पर घूमकर उसे जिरक वाली बैक किक दे मारी। ये धुआंधार किक उसके थोबड़े पर पड़ी। वो करा कर पीछे गया। मैंने एक लंबा स्टेप लेकर उसे जोरदार साइड किक दे मारी। वो लटखड़ाते कदमों से पीछे बढ़ते हुए दीवार से जा लगा। उसे तवक्को होगी कि 2-4 हाथ मारकर मुझे जेर कर लेगा, लेकिन यहाँ मामला उसकी तवक्को के खिलाफ पेश आ रहा था। अभी तक मैं ये जान नहीं सका कि वो मुझसे किस किस्म का हिसाब चुकाने आया था। पता नहीं उसका ताल्लुक मेरे दरीना दुश्मनों से था या ताज़ा तरीन दुश्मनों से। ज्यादा इम्कान इस बात का था कि वो मंशा का आदमी होगा। मेरे इन ख्यालात के दौरान में उस शख्स ने एक नई हरकत की। वो बली हुई जीन्स पर काउ बॉय जैकेट पहने हुए था। जब उसने देखा कि खाली हाथ वो मुझे जेर नहीं कर पा रहा, तो उसने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डालकर एक हथियार बरामद कर लिया। मुझे उसके हाथ में एक चमकता हुआ ननचकू नजर आया। ननचकू मार्शल आर्ट्स का एक मखसूस हथियार है जो कमोबेश फुट भर लंबाई के 2 डंडों पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों डंडे एक मजबूत आहनी जंजीर से मुंसलिक होते हैं। दोनों डंडे लकड़ी, रबड़ या किसी भी धात के हो सकते हैं। मैंने शाओलिन टेम्पल में क़याम के दौरान में सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेते हुए 2 पीस और 3 पीस ननचकू न सिर्फ चलाना सीखा बल्कि उससे बचाव की ट्रेनिंग भी ली थी।
शाओलिन टेम्पल दुनिया में मार्शल आर्ट्स की सबसे बड़ी तरबियत गाह है, जहाँ पर शाओलिन मार्शल आर्ट्स के नाम पर एक जहाने हैरत से रोशनास कराया जाता है। इस मर्तबा मेरे मद्दे मुकाबिल ने फौरन हमला नहीं किया। वो ननचकू को अपने बालाई बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजारने के बाद एक दायरे में कदम उठाने लगा। ननचकू को एक डंडा स्टिक उसकी बगल में दबा था, जबकि दूसरी स्टिक को उसने मजबूती से हाथ में थाम रखा था। उसे हमला करने की जल्दी नहीं थी, लिहाजा मैंने उस पर निगाह रखते हुए सख्त लहजे में दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? और तुम्हें यहाँ किसने भेजा और क्यों भेजा है? वो घुर्राया, तुम किसी स्कूल मास्टर की तरह मुझसे सवाल ना करो, मुझे बताओ तुमने कादर बख्श और फैज अहमद के साथ क्या सलूक किया है? ओह, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त था, तुम मंशा के आदमी हो। मुझे तुम्हारी ख्याल आराई या अंदाजों से कोई दिलचस्पी नहीं। वो दायरे में पेश कदमी करते हुए बाहिमी फासला बतदरीज कम करते हुए बोला, रियाज अली ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुमने कादर बख्श और फैज के बारे में मुझे ना बताया तो मैं तुम्हारा हशर बुरा कर दूंगा।